हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एंथर की स्ट्रक्चर क्या होती है। हमने लास्ट में एंथर वॉल में एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और उसके बाद टेपेटम तक देखा था और हमने ये कहा था कि टेपेटम के अंदर मेरिस्टेमेटिक स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, उनका मास होता है। अब ये स्पोरोजिनस सेल्स जो होंगी, ये स्पोरोजिनस सेल्स जो है इनके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन से बाद में बनेंगे यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर्स है वही आगे जाके पोलन ग्रेन बनाते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। तो हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसे कहते हैं लघु बीजाणु जनन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। सो ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इसको समझने के लिए एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए कि जैसे ये सेल्स हैं और ये टेपेटम की सेल्स हैं। ये टेपेटम सेल्स हैं और इन टेपेटम की सेल्स के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है। ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इस स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी। ये कोई भी एक सेल ले लेते हैं अपन, यहां से एक सेल, ये सेल 2n होती है, ठीक है, डिप्लॉइड सेल होती है, द्विगुणित। अब देखना इस 2n सेल के ऊपर एक केमिकल होता है जिसका नाम है कैलोज, और वो कैलोज की कवरिंग होती है। क्या है ये? कैलोज। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहलाती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसी का दूसरा नाम होता है पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल, पराग मात्र कोशिका या फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका, MMC बोल दीजिए इसको, या इसको PMC बोल दीजिए। और ये कैसी है? डिप्लॉइड है, 2n है। अब क्या करना है, इस 2n सेल के अंदर हमको करना है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस करना है। जब इसमें मियोसिस होती है तो पहले तो होता है मियोसिस 1, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। उसके बाद होता है मियोसिस 2, अर्धसूत्री विभाजन 2। हो गया ये। इतना होने के बाद यहां पर 4 सेल्स बनेंगी, ऐसे 1 2 3 4। और ये जो चारों सेल्स हैं, ये चारों सेल्स कैलोज से घिरी हुई रहती है। कैलोज। अब आप खुद ही देख लो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, तो इसने 4 क्या बनाए? माइक्रोस्पोर्स बनाए, माइक्रोस्पोर। और ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो चारों एक साथ प्रेजेंट है ना, इसलिए इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड हिंदी में लिखेंगे तो लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क। अब यहां से आपको 2-3 चीजें हैं वो छोटी छोटी पूछ सकते हैं। क्या? जैसे
आपको पहला सवाल ये पूछ सकते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इस माइक्रोस्पोर टेट्राड का प्लोइडी लेवल कितना है, गुणित अवस्था प्लोइडी। तो आप खुद देखो कि ये जो माइक्रोस्पोर है वो मियोसिस से बने हैं, और मियोसिस से जो बनता है वो हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। तो ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड अगुणित है ये बात समझ में आई। चारों के चारों एक साथ रहते हैं। अब मैं आपको दो डिफरेंट टाइप्स बताता हूं लघु बीजाणु जनन के। ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है, ये प्रोसेस एक सिंपल प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि एंथर में टेपेटम जहां हमने पढ़ा था कल, उस टेपेटम के नीचे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, उन्हें कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। यहां की हर सेल, ईच सेल 2n होगी, उसे कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, या उसी को कहेंगे पोलन मदर सेल। और ये जो सेल है, इस सेल में मियोसिस 1 मियोसिस 2 होगा, अर्धसूत्री विभाजन। इसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी, इन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। और ये जो माइक्रोस्पोर्स है, ये चारों एक साथ प्रेजेंट है, कैलोज से ये कवर्ड है, तो इन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और अब इनका प्लॉइडी लेवल पूछ सकते हैं, तो इनकी प्लॉइडी लेवल होती है n। आई बात समझ में? अब बात करते हैं आगे। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो दो टाइप का होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये दो टाइप का होता है। देखो, एक तो होता है सक्सेसिव, सक्सेसिव को कहते हैं क्रमिक। दूसरा होता है साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस जो है, इसे कहते हैं साथ साथ। इसका अर्थ क्या है वो समझिए। मैं आपको पहले तो सिंपल तरीके से बता देता हूं इनका मीनिंग क्या है, उसके बाद में हम बाकी की फॉर्मेलिटी करेंगे। तो जैसे हमारे पास में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है, ये है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और यहां पर भी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है। अब जब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस 1 होता है, अर्धसूत्री विभाजन 1, तो मियोसिस 1 होने के बाद इसका एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, और ये सेल भी साथ ही साथ दूसरे दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। मतलब जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हुआ, केंद्रक विभाजन हुआ, वैसे ही साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है, कोशिका द्रव्य विभाजन साथ साथ हो जाता है। इसे कहते हैं क्रमिक, क्रम से। दूसरी सेल के अंदर जब मियोसिस 1 हुआ, तो मियोसिस 1 होने के बाद में दो न्यूक्लियस बने, दो न्यूक्लियस। लेकिन यहां पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, दो सेल नहीं बनी। दूसरी तरफ वापस से जब मियोसिस 2 हुआ, तो मियोसिस 2 होने के बाद 2 से 4 सेल्स बनी। ये ऊपर वाली सेल है, उस वो डिवाइड हुई, ये नीचे वाली सेल डिवाइड हुई, और तुरंत कोशिका द्रव्य विभाजन हो गया, तो ये 4 सेल्स बन गई। जबकि इसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया, 4 न्यूक्लियस बन गए, लेकिन अभी भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो 4 सेल्स नहीं बनी। अब जब इनमें कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, तब साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। अब जाकर के इसके अंदर ये चारों अलग अलग सेल्स ऐसे बनेंगी।
इसे कहते हैं साइमल्टेनियस और इसको कहते हैं सक्सेसिव। अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? साइमल्टेनियस और सक्सेसिव में क्या अंतर है? साइमल्टेनियस और सक्सेसिव में क्या अंतर है कि जो सक्सेसिव होता है क्रम से, तो जो इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स अपने अपने क्रम से होते हैं। कैसे होते हैं इवेंट्स अपने क्रम से? जैसे यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल है MMC, ये 2N है, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2N। इस माइक्रोस्पोर 2N के अंदर कैरियोकाइनेसिस हुआ, केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, और केंद्रक विभाजन के तुरंत बाद हुआ कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। उसके बाद में वापस से हुआ केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, उसके बाद वापस हुआ कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो ये होता है क्रमिक, क्रम से सारे इवेंट हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखो क्या हुआ, यहां पर केंद्रक विभाजन हुआ पहला, उसके बाद दूसरा केंद्रक विभाजन हुआ, उसके बाद में हुआ कोशिका द्रव्य विभाजन एक ही बार में, कोशिका द्रव्य विभाजन। इसको कहते हैं साइमल्टेनियस। अब बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि जैसे ये कैलोज की कवरिंग से ढकी हुई रहती है ऐसे, और ये भी कैलोज की कवरिंग से ढकी हुई है ऐसे, ये कैलोज है, और ये कैलोज है। तो ये दोनों सेल्स हैं वो भी कैलोज से ढकी हुई है, और ये दोनों सेल्स हैं वो भी कैलोज से ढकी हुई है, ये भी, ये भी, ठीक है। ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड, और ये हैप्लॉइड होता है, और ये भी है माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये भी हैप्लॉइड होता है। तो इस तरीके से यहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट होती है। अभी प्रोसेस पूरी नहीं हुई है, अभी और बहुत सारी चीजें हमको इसमें सीखनी है। जैसे हम बात करते हैं यहां पर कि भाई ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, और इसके ऊपर कैलोज का जमाव भी हो रखा है। अब आपसे एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि जो क्रमिक तरीके का, सक्सेसिव तरीके का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो किस में पाया जाता है? याद रखना, सक्सेसिव टाइप का जो है वो मोनोकोट्स में पाया जाता है, मोनोकोट्स के अंदर। क्योंकि ये जो सक्सेसिव टाइप का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ये एडवांस है, आधुनिक है, एडवांस्ड है। और जो साइमल्टेनियस वाला है ये डाइकोट में पाया जाता है, और ये प्रिमिटिव है, डाइकोट में पाया जाएगा, ये प्रिमिटिव होगा। इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक बार वापस बता देता हूं कि जो हमारे पास एंथर है, एंथर के अंदर टेपेटम सेल्स के अंदर की साइड में घिरा हुआ मास ऑफ सेल्स है जिसे स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। इस टिश्यू की हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। यहां मियोसिस डिवीजन होगा तो मियोसिस 1 मियोसिस 2 से 4 सेल्स बनेगी, और ये चारों सेल्स एक कवरिंग से ढकी हुई रहती है, और वो कवरिंग किसकी है? कैलोज की है। अब इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि 4 सेल्स है एक साथ, तो इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है इसका प्लॉइडी लेवल n होता है। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो मैंने यहां बताई वो एक जनरल व्यू है आपके लिए, जनरल प्रोसेस है आपके लिए। और ये जो है वो दो टाइप्स होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि मियोसिस 1 के बाद में साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो जाए,
मियोसिस 2 के बाद वापस साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाए तो 4 सेल्स बन जाए, और या ऐसा हो सकता है कि पहले सारा का सारा कैरियोकाइनेसिस हो जाए, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस हो। चलो अब बात करते हैं टाइप्स की। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर के जो टेट्राड होते हैं उनके कई टाइप्स होते हैं। अब क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर ये पूछ सकते हैं तो ये लिख लेते हैं। जैसे एक प्लांट है जोस्टेरा। इस जोस्टेरा के अंदर क्या होता है कि जितनी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, एमएमसी, टेपेटम के अंदर, वो सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो फर्टाइल नहीं होती। उनमें से कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल स्टेराइल होती है, तो वो डीजनरेट होकर दूसरी माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। लिखो इसके अंदर एक लाइन लिखिए, कुछ लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, कुछ लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं स्टेराइल हो जाती हैं, वह अन्य लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। यहां लिखिए, कुछ एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स स्टेराइल हो जाती है, वह अन्य एमएमसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, अन्य एमएमसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। तो ये तो हो गया हमारे पास में एक जोस्टेरा के बारे में। अब आप लोगों को एक फैमिली ध्यान रखनी है, साइपेरेसी। साइपेरेसी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें क्या होता है कि जो एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब मियोसिस होगा, मियोसिस 1 एंड 2 कंप्लीट हो जाएगा, तो इससे बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर, राइट। ये तो हर जगह होता है, जहां भी मियोसिस होगी सेल तो 4 बनती है। आपको पता होगा कि जो फीमेल्स होती हैं जब भी गैमिट्स बनाती हैं तो उनके अंदर एक गैमिट मदर सेल से 4 गैमिट बनते हैं, तो 3 डीजनरेट हो जाते हैं, याद है। इस साइप्रेसी फैमिली के अंदर भी यही कैरेक्टर है कि 4 में से कोई 3 पोलन ग्रेन या 3 माइक्रोस्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल बचता है। ये अजीब कैरेक्टर है लेकिन ऐसा होता है। लिखिए आप इसमें, लिखिए इस फैमिली में 4 में से 3 माइक्रोस्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। इस फैमिली में 4 में से 3 माइक्रोस्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। अब माइक्रोस्पोर्स जो है उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे माइक्रोस्पोर 5 टाइप के होते हैं, व्यवस्था के आधार पर 5 टाइप के होते हैं। जैसे एक इस तरीके से अरेंजमेंट देखने को मिलेगा आपको, ये पहला माइक्रोस्पोर, ये दूसरा माइक्रोस्पोर, ये तीसरा माइक्रोस्पोर और चौथा माइक्रोस्पोर इसके पीछे है। इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ये पाया जाता है डाइकोट में, जैसे कैप्सेला में, और ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन, सबसे सामान्य। दूसरे टाइप का जो अरेंजमेंट है वो पाया जाता है आइसोबाइलेटरल। जब चारों के चारों माइक्रोस्पोर सामने दिखते हो, और जो टेट्राहेड्रल है उसमें एक माइक्रोस्पोर पीछे छिपा हुआ है,
3 दिख रहे हैं, यहां चारों सामने दिख रहे हैं, इसे कहते हैं आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल आइसोबाइलेटरल मोनोकोट्स में पाया जाता है, मोस्टली मोनोकोट्स के अंदर। अब तीसरे टाइप का जो है ये होता है डेक्यूसेट, जिसमें एक माइक्रोस्पोर ऐसे है, एक माइक्रोस्पोर ऐसे है और तीसरा माइक्रोस्पोर बड़ा सा इस तरीके से है। इसको कहते हैं डेक्यूसेट। डेक्यूसेट। और ये जो डेक्यूसेट है ये पाया जाता है मैग्नोलिया में, क्रोकस में और एट्रिप्लेक्स में। एट्रिप्लेक्स एट्रिप्लेक्स में डेक्यूसेट टाइप का। यहां पर जो चौथे टाइप का अरेंजमेंट है वो होता है टी शेप। एक ऐसे, एक ऐसे और दो ऐसे, यानी मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे। ये टी शेप बोलते हैं इसको, टी शेप। और ये टी शेप्ड है वो पाया जाता है एरिस्टोलोकिया नाम का एक प्लांट है, और एक नाम है ब्यूटोमोप्सिस। ब्यूटोमोप्सिस। और पांचवें टाइप का जो है वो होता है लीनियर। पहला माइक्रोस्पोर, दूसरा माइक्रोस्पोर, तीसरा माइक्रोस्पोर, चौथा माइक्रोस्पोर, ऐसे करके ये लीनियर है, एक ही लाइन में सारे के सारे, इसे कहते हैं लीनियर। और लीनियर है वो पाया जाता है हेलेफिला प्लांट में, और एक और नाम है हेलोफिया प्लांट। ये हो गए 5 टाइप के। अब इनमें से एक नोट करने वाली बात क्या है, एक प्लांट होता है जिसके अंदर जिसका नाम है एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया। और एरिस्टोलोकिया इलेंगेंस, इलेगेंस है, एरिस्टोलोकिया इलेगेंस। ये प्लांट ऐसा प्लांट है जिसमें 5 प्रकार के अरेंजमेंट पाए जाते हैं, ऑल 5। आप लिखो इसके अंदर, इस प्लांट में, इस प्लांट में सभी टाइप के, या इस प्लांट में 5 टाइप के अरेंजमेंट पाए जाते हैं। 5 टाइप के अरेंजमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। अब और इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। देखो होता क्या है कि कुछ प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल ड्राइमस। एक प्लांट है एनोना। एक प्लांट है एकेशिया। एक प्लांट है ड्रोसेरा। एक प्लांट है टाइफा। एक प्लांट है इलोडिया। ये प्लांट्स हैं। इन सभी प्लांट्स में 16 MMC है, और जब ये 16 MMC मियोसिस करेगी तो मियोसिस के रिजल्ट में ये 16 की 16 MMC, हर MMC 4 माइक्रोस्पोर बनाएगी ना, तो यहां पर 64 माइक्रोस्पोर्स इकट्ठे होते हैं। 64 के 64 माइक्रोस्पोर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं। इन्हें कहते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन। इसका नाम रखा है कंपाउंड पोलन ग्रेन। कंपाउंड पोलन ग्रेन। समझ में आया? 16 MMC से मियोसिस डिवीजन जब होती है तो इससे 64 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इन्हें कहते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन। अब
और भी हमारे पास में एग्जाम्पल्स है, जैसे जो कैलोट्रोपिस होता है ना, आंकड़ा, एस्क्लिपिडेसी फैमिली, एस्क्लिपिडेसी फैमिली, इस एस्क्लिपिडेसी फैमिली के अंदर आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिखाई देगी, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, और इसमें सारे के सारे पोलन ग्रेन्स एक साथ ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पोलिनिया। ये है पोलिनिया। इसी को कहते हैं ट्रांसलेटर अपरेटस। ट्रांसलेटर अपरेटस, तो पोलिनिया कह दो या ट्रांसलेटर अपरेटस कह दो, दोनों एक ही बात होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? एस्क्लिपिडेसी फैमिली के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद में एक और हमें चीज देखनी है कि अगर हम बात करें पोलन ग्रेन्स में, तो एक प्लांट है जिसका नाम है एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया प्लांट। और इस प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इन पोलन ग्रेन से एक डिजीज होती है जिसका नाम है हे फीवर। हे फीवर। तो ये डिजीज है वो एम्ब्रोसिया प्लांट के पोलन ग्रेन से होती है। देन नेक्स्ट और बातें करते हैं। अगर हम ऑर्किडेसी फैमिली की बात करें, ऑर्किडेसी फैमिली के अंदर पोलन ग्रेन्स है वो ढीले टाइप से अरेंज होते हैं, ढीले ढीले एक साथ अरेंज होते हैं। इन्हें कहते हैं मैस्यूली। लिखो आप, इस फैमिली में पोलन ग्रेन ढीले रूप से लूजली, इस फैमिली में पोलन ग्रेन ढीले रूप से लूजली व्यवस्थित होते हैं, जिसे मैस्यूली कहते हैं, जिसे मैस्यूली कहते हैं। ऑर्किडेसी फैमिली की बात हो रही है। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल लिखो। आपने अमरबेल का नाम सुना है? कस्क्यूटा, अमरबेल। कस्क्यूटा के अंदर पोलन ग्रेन्स जो है वो 4 से ज्यादा होते हैं एक टेट्राड में। कस्क्यूटा में एक टेट्राड में 4 से ज्यादा पोलन ग्रेन होते हैं। 4 से ज्यादा पोलन ग्रेन होते हैं। इसे कहते हैं पोलीस्पोरी। इसको कहते हैं पोलीस्पोरी। 4 से ज्यादा पोलन ग्रेन है, इसे पोलीस्पोरी कहते हैं। ओके, उसके बाद में कुछ और प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे एक आपने कैरेट ग्रास का नाम सुन रखा होगा, पार्थेनियम। पार्थेनियम को कहते हैं कैरेट ग्रास। इसी का नाम है कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास। दूसरा एक प्लांट है चीनोपोडियम। चीनोपोडियम। तीसरा एक प्लांट है सोरघम। एक और प्लांट है अमरेंथस। अमरेंथस। ये चारों प्लांट के पोलन ग्रेन है, इनसे एलर्जी होती है। लिखो, इनके पोलन ग्रेन से, इनके पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। इनके पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। तो ये कुछ और एडिशनल बातें हैं यहां पर। अब और भी हमें यहां से सवाल पूछ सकते हैं, जैसे लार्जेस्ट पोलन कौन सा होता है? लार्जेस्ट पोलन मिराबिलिस जलाप। मिराबिलिस। उसके बाद में स्मॉलेस्ट पूछ सकते हैं।
ये होता है मायोसोटिस का। लॉन्गेस्ट पूछ सकते हैं, ये होता है जोस्टेरा का। तो इस तरीके से हमें लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट ये पूछा जा सकता है। एक और है डम्बल शेप्ड। डम्बल शेप, अगर डम्बल शेप की बात करें तो ये होता है विनका हर्बेशिया का। विनका हर्बेशिया। और पूछ सकते हैं कि एक प्लांट है जिसका नाम है हाइसिंथस। ये प्लांट है हाइसिंथस प्लांट। अब इनके प्लांट में पोलन ग्रेन जो होगा वो इस तरीके से होता है कि जैसे कोई एम्ब्रियो सैक हो। अभी हम एम्ब्रियो सैक आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एम्ब्रियो सैक किसको कहते हैं, लेकिन एम्ब्रियो सैक के जैसा पोलन ग्रेन होता है। एम्ब्रियो सैक लाइक पोलन ग्रेन। ये एम्ब्रियो सैक लाइक पोलन ग्रेन जो होता है इसको कहते हैं नीमिक फिनोमिनन। नीमिक फिनोमिनन। एम्ब्रियो सैक लाइक पोलन ग्रेन है, इसे नीमिक फिनोमिनन बोलते हैं। तो ये किस में पाया जाता है? हाइसिंथस प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये कुछ देखो बातें हैं जो एडिशनल है और हमको ये मतलब जो है वो पढ़नी पड़ेगी और कोई उपाय है नहीं। तो हम माइक्रोस्पोर टेट्राड तक पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनेगा। तो हम लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर। समझो इस बात को कि ये क्या पॉइंट कहना चाहता है। डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर। हम अभी इस कंडीशन में पहुंचे हैं कि हमारे पास में एक कैलोज के कवरिंग में 4 माइक्रोस्पोर्स ऐसे प्रेजेंट हैं। ये 4 माइक्रोस्पोर कैलोज कवरिंग के अंदर प्रेजेंट है। कैलोज, कैलोज एक टाइप का जो है वो केमिकल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल खुद ही रिलीज करती है और वो अपने चारों तरफ कैलोज की कवरिंग बना लेती है। अब सबसे पहले तो ये कैलोज की कवरिंग है वो टूटनी चाहिए। तो कैलोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कैलेज एंजाइम। ये जो कैलेज एंजाइम है, ये कैलेज एंजाइम टेपेटम सीक्रेट करती है। टेपेटम द्वारा रिलीज, टेपेटम रिलीज करती है इसको। किसको? ये जो एंजाइम है इसको। अब जब कैलेज एंजाइम कैलोज को तोड़ देगा तो ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स हैं वो फ्री हो जाएंगे। ऐसे ये चारों माइक्रोस्पोर्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। ठीक है। नाउ यहां से कोई एक माइक्रोस्पोर को हम समझते हैं। इस माइक्रोस्पोर में ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियस। ये है एक माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर ये हैप्लॉइड है। तो अब इसके अंदर माइटोसिस होगा। इस माइक्रोस्पोर के अंदर सबसे पहले तो एक वैक्यूल का डेवलपमेंट होता है, रिक्तिका का निर्माण होता है। जब इसके अंदर एक रिक्तिका का निर्माण होगा तो ये माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस थोड़ा साइड में खिसक जाएगा।
माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस साइड में, इसे कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल। अब क्या हुआ कि इस वैक्यूल की वजह से ये न्यूक्लियस थोड़ा साइड में आ गया, इसलिए जो डिवीजन होगा वो एसिमेट्रिक डिवीजन होगा। एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक डिवीजन इन द सेंस कि अब यहां पर स्पिंडल्स बनेंगे और यहां पर स्पिंडल्स बनने के बाद न्यूक्लियस का डिवीजन अलग साइड में हो जाएगा। ये वैक्यूल है, इसे कहते हैं एसिमेट्रिक स्पिंडल। एसिमेट्रिक स्पिंडल, ठीक है, ये एसिमेट्रिक स्पिंडल्स है। इनके एसिमेट्रिक स्पिंडल में यहां से देखना डिवीजन होगा, यहां से जब डिवीजन होगा आगे तो यहां बनेंगी दो सेल्स, और दो सेल्स में से एक सेल है वो तो बनेगी बड़ी सेल, और एक सेल जो होगी वो बनेगी छोटी सेल। ये है छोटी सेल, ये है बड़ी सेल, और इसमें ये वैक्यूल भी है। बड़ी सेल है, इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। और जो छोटी सेल है इसको कहते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। इन दोनों सेल्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, दोनों सेल हैं, इनके कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जब ये दोनों सेल्स बन जाती हैं तो इसको कहते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। यानी कि जो माइक्रोस्पोर है वही माइक्रोस्पोर एक माइटोसिस डिवीजन करता है। ये माइटोसिस डिवीजन है, ठीक है, ये माइटोसिस डिवीजन हो रहा है यहां पे, माइटोसिस, लेकिन ये अनइक्वल माइटोसिस है। अब हमारे पास में एक कंडीशन आ गई है जहां एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है, इसे हम पोलन ग्रेन कहेंगे। ये मैच्योर पोलन ग्रेन है। अभी तो पोलन ग्रेन जो होगा वो आगे जाके इसकी जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे। जब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं तब हम इसे कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, नर युग्म कोदभिद। क्योंकि इसमें युग्मक बने हैं तो इसे नर युग्म कोदभिद कहते हैं। तो जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, तो ये मेल गैमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मेल गैमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? पोलन ग्रेन। हम अब जिस स्टेज में है उस स्टेज में दो सेल्स बन चुकी हैं, और ये जो दोनों सेल्स बनी हुई हैं इन दोनों सेल्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं, देखो वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। हम अभी इस कंडीशन में हैं। ये सेल है, ये कहलाती है वेजिटेटिव सेल, और ये सेल है, ये कहलाती है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, और ये कहलाती है वेजिटेटिव सेल। क्लियर इतना? अब क्या होता है कि ये जो वेजिटेटिव सेल है, अगर हम साइज के बेसिस पे बात करें, साइज, इसकी साइज लार्ज है, जिसमें एक वैक्यूल भी होती है, लार्ज है, वैक्यूल प्रेजेंट, और दूसरी जो है वो स्मॉल है, वैक्यूल एब्सेंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम शेप की बात करें, इसकी शेप कैसी होती है,
तो वेजिटेटिव सेल ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। ऑलमोस्ट स्फेरिकल का मतलब हो गया लगभग ये गोल है, जबकि जो जनरेटिव सेल है वो ऐसी है, देखो आप खुद इस तरीके की है जनरेटिव सेल, ऐसी। इसको कहते हैं स्पिंडल शेप, स्पिंडल, या इसी को कहते हैं हिंदी में तर्कुरूपी। तो स्पिंडल या तर्कुरूपी होती है ये सेल। और एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बड़ी सी सेल में एक छोटी सी सेल है वो तैर रही है, ऐसे एक बड़ी सेल है और इस बड़ी सेल के साइटोप्लाज्म में एक छोटी सेल तैर रही है, जनरेटिव सेल। तो ये बात एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जनरेटिव सेल को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फ्लोट करती है, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में तैरती हुई नजर आती है। साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ये कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में तैरती हुई नजर आती है, ऐसा लगता है देखने से। अगर हम इसके साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो उसमें फूड रिजर्व होता है, फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है, यहां पर एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, सघन होता है। साइटोप्लाज्म डेंस, जनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। अगर इसके न्यूक्लियस की बात करें, केंद्रक की, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसका ऑलमोस्ट स्फेरिकल, वही ऑलमोस्ट स्फेरिकल, स्फेरिकल एंड लार्ज होता है। जबकि जनरेटिव सेल है इसका न्यूक्लियस भी स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल शेप होता है एंड स्मॉल होता है। अच्छा, इन दोनों के फंक्शन की बात करें, क्या फंक्शन करती है, तो ये दोनों की दोनों क्या फंक्शन करेगी। वेजिटेटिव सेल ट्यूब बनाती है, ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। और जो जनरेटिव सेल है ये मेल गैमेट बनाती है, मेल गैमेट बनाती है, मेल गैमेट्स फॉर्मेशन, माइटोसिस से करेगी मेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो ये एक बार आप इनके फंक्शन देख लो, ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये हुआ हमारे पास में जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, इनके बारे में बातें। तो हम पोलन ग्रेन बना चुके हैं और अब इस पोलन ग्रेन के अंदर हमको पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखनी है। एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम बात करेंगे कि मेल गेमिटोफाइट कैसे बनता है पोलन ग्रेन। देखो, अगर आप पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये रहा पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का, ये रही वेजिटेटिव सेल, इसी में एक छोटी सी जनरेटिव सेल, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोलन ग्रेन की, ठीक है, पोलन ग्रेन की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दो अलग लेयर्स प्रेजेंट है और इन दोनों लेयर्स के बारे में हमको पढ़ना है। यह है एक इंटरनल लेयर, इसको कहते हैं इंटाइन, इंटाइन। और इसके बाद ये बनती है एक एक्सटर्नल लेयर, इसको कहते हैं एक्साइन, इंटाइन एक्साइन। ये जो
एक्सटर्नल लेयर है एक्साइन, इसको देखो ध्यान से कि ये लगातार नहीं बनी हुई है, जगह जगह से टूटी हुई है। एक्चुअली ये टूटी हुई नहीं है, जगह जगह पर इस पे जगह होती है, स्पेस होता है। होता क्या है कि एक्साइन जो होगी वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होगी, स्पोरोपोलेनिन की बनी। और जो इंटाइन होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, सेल्यूलोज व पैक्टिन की बनी, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। ये जो एक्साइन है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, असतत, असतत, लगातार नहीं होती। जबकि इंटाइन जो होती है वो सतत होती है, कंटिन्यूअस होती है, ये लगातार प्रेजेंट होती है। इसमें यानी कि एक्साइन में, एक्साइन में जगह जगह पर पोलन, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। यहां पे जगह जगह पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। इन्हें जर्म पोर, जर्म पोर यानी जनन छिद्र कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। जगह जगह पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, इसलिए इसे जनन छिद्र कहते हैं। जहां जहां पे जनन छिद्र होगा वहां स्पोरोपोलिनिन नहीं होगा। ये जो इंटाइन होती है वो इंटाइन जर्म पोर से निकलकर, जर्म पोर से निकलकर पोलन ट्यूब बनाती है, पोलन ट्यूब बनाती है। तो जहां जहां जैसे मान लो कि ये एक पोलन ग्रेन है और इसकी ये पोलन ट्यूब बन गई, ऐसे बनेगी पोलन ट्यूब। तो जहां पर जर्म पोर होगा पोलन ट्यूब वहीं से बनेगी। तो जर्म पोर वो जगह होती है जहां स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है और यहां से पोलन ट्यूब बनती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है अपनी। फिर जर्म पोर तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप तीन टाइप के कैसे होते हैं कि या तो जर्म पोर सर्कुलर होते हैं, जैसे कि भाई ये पोलन ग्रेन है और इसके ऊपर यहां पर ये स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, ये तो हो गया सर्कुलर, वृत्ताकार। या ये जर्म पोर जो होते हैं वो लेंस आकार के होते हैं, लेंस आकार के। और या ये जर्म पोर होते हैं वो ऐसे बड़े से होते हैं, इन्हें कहते हैं जर्मिनल फरो, जर्मिनल खांच। ये जर्म पोर मोनोकोट में पाए जाते हैं, मोनोकोट। और ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं डाइकोट के अंदर। तो ये तो जर्म पोर के बारे में एक छोटी सी बात हो गई कि भाई जर्म पोर की शेप कैसी होती है। अभी जर्म पोर के बारे में एक और छोटी बात, अगर जनन छिद्र बड़े होते हैं, बड़े, तो जनन छिद्र अगर बड़े होते हैं तो इन्हें कहते हैं कॉलपी। और ऐसे पोलन ग्रेन को कहेंगे कोलपेट पोलन ग्रेन, कोलपेट पोलन ग्रेन। अगर ये जनन छिद्र छोटे होते हैं, छोटे, तो इन्हें कहते हैं पोर। और ऐसे पोलन ग्रेन को क्या कहेंगे, पोरेट पोलन ग्रेन।
स्पोरेट पोलन ग्रेन। तो ये बात होगी हमारे पास में एक्साइन और इंटाइन के बारे में। हमको इतना ही एक बार के लिए ध्यान रखना है एक्साइन और इंटाइन में। अब हम बात करते हैं स्पोरोपोलेनिन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। तो स्पोरोपोलेनिन के बारे में दो चार पॉइंट्स लिखने जरूरी हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखिए आप कि यह एक्साइन द्वारा स्रावित किया जाता है। यह एक्साइन यह टेपेटम द्वारा, यह टेपेटम द्वारा स्रावित किया जाता है। यह टेपेटम द्वारा स्रावित किया जाता है जो जो एक्साइन निर्माण में मदद करता है। एक्साइन निर्माण में मदद करता है। पहला, यह एक ऑक्सीकृत ऑक्सीडाइज्ड कैरोटिनॉइड होता है। यह एक ऑक्सीकृत कैरोटिनॉइड होता है। ऑक्सीडाइज्ड कैरोटिनॉइड होता है स्पोरोपोलेनिन। तीसरा लिखो, यह अब तक का ज्ञात सबसे मजबूत कार्बनिक पदार्थ है। अब तक का ज्ञात सबसे मजबूत कार्बनिक पदार्थ है जो हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड व स्ट्रॉन्ग बेस में भी खराब नहीं होता। जो हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में भी खराब नहीं होता। मतलब ये इतना मजबूत है अब तक का सबसे नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में भी खराब नहीं होता। स्पोरोपोलेनिन को तोड़ने वाला कोई भी एंजाइम पता नहीं है। लिखिए, स्पोरोपोलेनिन को तोड़ने वाला कोई भी एंजाइम ज्ञात नहीं है। नो एंजाइम इज नोन दैट कैन ब्रेक स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन को तोड़ने वाला कोई भी एंजाइम ज्ञात नहीं है। फिर आगे लिखिए इसके अंदर, स्पोरोपोलेनिन की वजह से पोलन ग्रेन जीवाश्म फॉसिल्स बन जाते हैं। स्पोरोपोलेनिन की वजह से पोलन ग्रेन जीवाश्म या फॉसिल बन जाते हैं। तो ये है कुछ स्पोरोपोलेनिन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके बाद अलग से नोट डाल करके कुछ पॉइंट्स और लिखो आप, पोलन ग्रेन से रिलेटेड है। फिर अपन मेल गेमेटोफाइट के ऊपर आएंगे। पहला पॉइंट लिखो, गुहा व माहेश्वरी, साइंटिस्ट का नाम है। गुहा व माहेश्वरी 1966 ने धतूरा गुहा व माहेश्वरी 1966 ने धतूरा के पोलन ग्रेन से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट रिपोर्ट किया। कहां से? धतूरा के पोलन ग्रेन से। आगे लिखिए, पोलन ग्रेन के अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहते हैं।
पोलन ग्रेन के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहते हैं। पैलिनोलॉजी शब्द हाइड एंड विलियम ने 1945 में दिया। पैलिनोलॉजी शब्द हाइड व विलियम ने 1945 में दिया। आगे लिखो, इंडिया में पोलन स्टडी सेंटर, इंडिया में पोलन स्टडी सेंटर निम्न है। देखो कहां कहां पर इंडिया के अंदर पोलन ग्रेन की स्टडी कर सकते हैं हम। देखो आपको पता है कि पोलन ग्रेन की जो एग्जाइन होती है, उस एग्जाइन के ऊपर अगर स्पोरोपोलेनिन का जमाव होता है तो वो स्पोरोपोलेनिन का जमाव अलग अलग तरीके से होता है। आप ये क्लास देखने के बाद में जो है गूगल करके देखना, पोलन ग्रेन अंडर माइक्रोस्कोप ऐसे सर्च करना। बहुत सुंदर दिखाई देते हैं पोलन ग्रेन्स, उनमें बहुत अलग अलग तरीके की आकार आकृतियां बनती हैं। ओके, पहला लिखिए, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। आप फुल फॉर्म लिखो, आपको आगे याद करनी पड़ सकती है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। एक है बीरबल साहनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये भी लखनऊ के अंदर है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये इंस्टीट्यूट कहां पर है। तीसरा है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, और ओस्मानिया यूनिवर्सिटी पड़ती है हैदराबाद में, हैदराबाद। एक है बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता। तो ये चार जगह है जहां पर ये आप पोलन ग्रेन्स जो है उसकी स्टडी कर सकते हो। चलो, ये तो बात हो गई हमारे पास में कि भाई पोलन ग्रेन है वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं मेल गेमेटोफाइट की। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि पोलन ग्रेन एज मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन एज मेल गेमेटोफाइट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो हमारे पास एक पोलन मदर सेल है। अब मैं एक्स्ट्रा लेयर्स नहीं बनाऊंगा, आप एक बार समझने के हिसाब से समझो। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर बनाऊंगा, मैं एक्साइन इंटाइन वो सब नहीं बनाऊंगा, आप समझ लेना। हमारे पास में एक सेल है जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये 2n है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर एक मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस, और मियोसिस डिवीजन से माइक्रोस्पोर बनेगा हैप्लॉइड। बनने को 4 बनते हैं, मैं यहां पे एक ही दिखा रहा हूं। ये है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, ये हैप्लॉइड होता है। अब इस माइक्रोस्पोर के अंदर एक माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन। और जब एक माइटोसिस डिवीजन होगा तो एक सेल से 2 सेल्स बनेंगी, एक छोटी सेल एक बड़ी सेल। और जब ये 2 सेल बन जाती है तब हम इसको कहते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। या आप ये भी कह सकते हो कि मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन। ये क्या है? हैप्लॉइड है, N है। अगर इसके अंदर एक और माइटोसिस हो जाए, जनरेटिव सेल में होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जनरेटिव सेल में जब माइटोसिस हो जाती है और पोलन ट्यूब भी बन जाती है लगभग, तो इसके अंदर 2 तो होते हैं मेल गैमेट्स, एक होता है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये है
मेल गैमेट्स, और ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। बस आप यहां से कहानी समझ लो, इसे कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। जब मेल गैमेट बन जाएंगे तो मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। समझ में आया? अब आप ये देखो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए कौन कौन से डिवीजन चाहिए, या आपसे दो सवाल पूछ सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन बनने में कितने और कौन से डिवीजन चाहिए। समझो, माइक्रोस्पोर मदर सेल में पहला मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर बनेगा, एक माइटोसिस होगा तो बनेगा पोलन ग्रेन। तो यदि मैं ये कहूं कि एक मियोसिस किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, एक मियोसिस एंड एक माइटोसिस होती है, तब तो बनता है पोलन ग्रेन, तब तो बनता है पोलन ग्रेन। और एक मियोसिस ए में के बाद दो माइटोसिस हो जाए, एक मियोसिस के बाद दो माइटोसिस, तो बनता है मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। तो ये हो गया हमारे पास में टोटल सारा का सारा ये कि मेल गैमेटोफाइट कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो सारी की सारी बातें। तो इतना आपको करना है इस मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन स्पोरोजेनेसिस के अंदर। ये पूरी प्रोसेस कहाँ चल रही है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस चल रही है एंथर के अंदर। अब लास्ट बात समझिए, जैसे जब हमने पढ़ा था कि भाई एक इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है एक एंथर की, और यहां पर ये माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। जब इस एंथर में मैच्योरिटी आ जाती है तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया टूट जाती है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया ये टूट गई, और माइक्रोस्पोरेंजिया टूटने के साथ साथ ये एंथर वॉल भी टूट गई। एंथर वॉल टूट गई तो ये बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं, ये बाहर आ रहे हैं, ये पोलन ग्रेन्स बाहर आ रहे हैं, पोलन ग्रेन्स। अब यहां से हमको दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, उनमें 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स शेड होते हैं एट 2 सेल स्टेज। मतलब कि जब पोलन ग्रेन अपनी 2 सेल स्टेज में होगा ऐसे, तब ये शेड हो जाते हैं। और रिमेनिंग 40% में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स, वो शेड होते हैं एट 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज। यानी कि मेल गैमेटोफाइट भी बन चुका होता है तब जाके ऐसे। ये याद रखनी है कि एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन जब 2 सेल स्टेज यानी कि इस कंडीशन में होंगे तभी एंथर से बाहर निकल जाएंगे। देखो ये जो कंडीशन है ये तो कब होगी, जब पोलन ट्यूब बन जाएगी। ये पोलन ट्यूब है, और ये पोलन ट्यूब कब बनती है, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर होता है। लेकिन कई कई ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर एंथर में ही मेल गैमेटोफाइट बन गया। ये बन गया मेल गैमेटोफाइट, ध्यान रखना, मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट बन चुका है। तो ये जो मेल गैमेटोफाइट बना है, ये मेल गैमेटोफाइट अब बाहर निकलेगा। एक चीज आप यहां पे एक और चीज नोटिस करो, ये जो पोलन ग्रेन है
ये पोलन ग्रेन्स तो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है कि नहीं, लेकिन ये जो एंथर है ये तो डिप्लॉइड है, सही है, एंथर तो डिप्लॉइड है। रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस कहां हुआ था? मियोसिस तो हुआ था खाली माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, वही हुआ था मियोसिस तो। सो ये जो पोलन ग्रेन्स है वो हैप्लॉइड जनरेशन है और जो एंथर है वो डिप्लॉइड जनरेशन है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन इनसाइड एंथर रिप्रेजेंट्स वन जनरेशन इनसाइड अदर जनरेशन। ये डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड। तो हम कहेंगे पोलन इन एंथर represents generation in generation, generation in generation। एक और चीज यहां पे आप मेंशन करो कि जो पाइनस के पोलन ग्रेन होते हैं, पाइनस पोलन ग्रेन्स, ये पाइनस के पोलन ग्रेन्स विंग्ड होते हैं, पंखदार, विंग्ड पोलन ग्रेन। ऐसे ये पोलन ग्रेन होगा और इस पोलन ग्रेन के साइड में से कुछ पतली सी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, इसे विंग्ड पोलन ग्रेन कहते हैं। तो विंग्ड पोलन ग्रेन है वो हवा में फैलाने का काम करेगा अच्छे से। तो ये बात हो गई हमारे पास में रिगार्डिंग पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आपको इतना पढ़ना है, इतना पढ़िए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलिए, थैंक यू।